नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में भोलानाथ और बौंसी रेलवे पुल से 7.5 मीटर ऊंचा एवं 8.5 मीटर चौड़ा यानी 2 लाइन आरओबी बनेगा। इस आरओबी का निर्माण टेंडर के निर्माण अधीन दर 86 करोड़ से बनना प्रारंभ हो गया है। वह इस कार्य के प्रारंभ होने से किसी तरह की दुर्घटना न हो, उसके लिए इस रूट से आने जाने वाले लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अब भोलानाथ पुल निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है। पुल की पाइलिंग और बिजली के खंभे की शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है। साथ ही यातायात पुलिस ने एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने वाले सभी वाहनों के प्रवेश में रोक लगा दी है। 4 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल भी इस रूट से अब नहीं आ जा सकेगी। वही यातायात डीएसपी आशीष सिंह ने कहा कि शहर वालों को ज्यादा परेशानी नहीं हो, इसके लिए भोलानाथ पुल के नजदीक से जो लूप लाइन है उससे लोग आना जाना कर सकते हैं। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, उसके लिए ठोस कदम उठाया गया है। भोलानाथ पुल पे आपको आरओबी जो बनना है ऊपर से, ये ब्लॉक के लिए बहुत दिन से चल रहा था। एसडीओ साहब लेकर गए तो ये तय हुआ कि जितना लेट करेंगे एक न एक समय तो ब्लॉक करना ही है, कुछ पब्लिक को असुविधा हो। तो आखिर बाद जो करना स्टार्ट करना है तो अभी तक इस स्थिति में वो कुछ अभी 7 दिन 8 दिन का ब्लॉक लेगा। कुछ उसका काम है, पोल पाइलिंग वगैरह क्या करेगा, पोल वगैरह सब शिफ्टिंग करेगा। तो उनके पुल निगम के इंजीनियर लोग आए थे, आज भी आए थे। वो हम लोगों का ये राय है कि भोलानाथ पुल इधर से जो कचहरी तरफ से जाएंगे तो पेट्रोल पंप के बाद पहला जो अंडरपास से बाद बाएँ रास्ता मिल जाता है, वो ब्रिज नंबर 2 से अंडरपास घुस के और राइट टर्न करके कैलाशस्थान आने का प्राप्त मैंने ये कर सकते हैं लोग। थोड़ा सा वैकल्पिक रास्ता तो ढूंढना होगा, जैसे दिक्कत होगा, और कैलाशस्थान से दूसरी रास्ते का प्रयोग करके यहाँ आ जाएंगे। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि कैलाशस्थान से बुढ़हट्टा चौक जाए और बुढ़हट्टा से आए तो कितना लोड रहेगा, कितना रोड पे कितना लोड है, जब रोड बढ़ेगा तो रोड कितना बढ़ेगा उस पर हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा चेंज करने का सोच रहे हैं। अगर बहुत लोड होगा तो हम लोग गाँव से बाहर निकलने वाले लोगों को जाहिर से जो जाएंगे बुढ़हट्टा चौक से सीधे हम लोग का आपस में इंतजार हो रहा है कि सीधे अलीगंज ले जाएं, अलीगंज से स्पर्श करें पाएँ। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भतोड़िया के वार्ड संख्या 7 में बीते 2 वर्षों से भीषण जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों का आज सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने भतोड़िया मुख्य मार्ग को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पानी में बैठकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही बच्चों को विद्यालय आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि नाले की निकासी नहीं होने के चलते सड़क पर घुटना भर पानी जमा है। आए दिन लोग बाइक और ऑटो टोटो से गिरकर जख्मी हो चुके हैं। कई बार तो गाड़ियां पलट भी गई है। स्थानीय लोग इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद तक के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। वही भतोड़िया के मुखिया मिठ नारायण मंडल ने कहा कि कुछ ही दूरी पर एक पचकठिया पोखर है जिसमें नाले का पानी जाता था, लेकिन नाले का पानी की निकासी बंद है। निकासी पर अतिक्रमण कर घर बना दिया गया है, जिसके चलते ये परेशानी हो रही है। यहाँ सबसे पहली बात तो पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ से बच्चा स्कूल जाने में उसको दिक्कत होता है। और अभी जो सरकार ने घोषणा किया है कि डेंगू का प्रकोप बहुत है, माया गए हॉस्पिटल में अभी सीट नहीं मिल रहा है, उसके लिए अभी सरकार भी पूरा नहीं कर पा रहा। और यहाँ से अगर डेंगू का रोगी जाएगा इसके लिए क्या होगा, दिक्कत परेशानी है। यहाँ सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। इस बगल में आंगनबाड़ी भी है, छोटी छोटी बच्ची लोग और बच्चे लोग आते हैं। 1-2 बार तो सुनने में आया कि यहाँ गिर गया है, कोई ग्रामीण लोग ही उसको निकाला है पानी से। गंगा नदी किनारे पूरे बिहार में पहला कृत्रिम तालाब भागलपुर में स्मार्ट सिटी की तरफ से बनाया गया है। उस कृत्रिम तालाब का इस्तेमाल प्रतिमा के विसर्जन को लेकर होना है। एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी में सीधे प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना है, लेकिन स्मार्ट सिटी भागलपुर द्वारा बनाया गया बिहार का पहला कृत्रिम तालाब का जो आकार है वह भागलपुर के
सैकड़ों प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पूजा महासमिति के सदस्यों की आपत्ति दिखी कि कृत्रिम तालाब की बनावट सही नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। वहीं इसका निरीक्षण करने पूजा महासमिति के सदस्य और भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार पहुंचे। इस दौरान कृत्रिम तालाब के बाहर विषैरी पूजा की प्रतिमा का मलबा फेंका हुआ मिला। विसर्जन घाट पर बिजली का पोल बीचों बीच है, जबकि प्रतिमा विसर्जन के दौरान पावर कट की भी बड़ी समस्या होती है। आपको लेके समितियों के बीच में कुछ संशय है, स्लोप को लेके है, और इसमें डीएम सर का भी निर्देश था कि एक बार हम लोग स्पॉट वेरिफिकेशन करके क्या उसमें पॉसिबिलिटी है उसको अभी देख लें। तो चूँकि मूर्तियों की संख्या अधिक रहती है उस समय, दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, तो अभी जो समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ हम लोग अल्टरनेट रेल्स वगैरह का इस्तेमाल करके कुछ तो छोटी मूर्तियों का विसर्जन आराम से करवा लेंगे। कुछ बड़ी प्रतिमाएं भी रहती हैं, तो एक साथ में ही जैसे हर एक वर्ष हम लोग 2 कृत्रिम तालाब का निर्माण करवाते थे, तो चूंकि एक ऑलरेडी अभी स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक बना हुआ है परमानेंट स्ट्रक्चर, तो एक यहाँ पे साइड में एक कृत्रिम तालाब हम लोग बनवा के जो भी बड़ी प्रतिमाएं होंगी उसका विसर्जन वहाँ पे करवा लेंगे। देखिए, पावर कट का अभी जो वर्तमान जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग को अभी अब अगर हम ना सोचें, क्योंकि अभी वो है नहीं यहाँ पे, तो उसमें एक यही जो मूल समस्या ये आती है कि किसी भी क्षेत्र की मूर्तियों के बीच में बहुत दूरी हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 10 मूर्तियां हैं, तो 9 मूर्तियां तो निकल जाती है, 1 मूर्ति रह जाती है बहुत पीछे, उसके कारण पूरे एरिया को सफ़र करना पड़ता है। उसमें मेरा समितियों से भी अनुरोध होगा और हम लोग भी इसमें लगेंगे कि जो भी क्षेत्र की मूर्तियाँ निकले वो एक साथ सभी मूर्तियाँ निकल जाए, तो उस एरिया में हम लोग पावर रिस्टोर करवा पाएंगे। लास्ट ईयर भी दुर्गा पूजा में मुझे याद है कि इन लोगों के लगे रहने के कारण बहुत जल्दी विसर्जन हुआ था और एरिया वाइज हम लोगों ने पावर बहुत जल्दी रिस्टोर कर दिया था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 6 से 8 घंटा ही लाइट कटा था, जहाँ पहले 12 से 16 घंटा लाइट कटा था। तो इसमें हम लोग का कोशिश लगातार जारी रहेगा कि उस पीरियड को और कम कर पाए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के बरहपुरा स्थित मदरसा सैयदिना उस्मान लील बनात में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसा की बच्चियों ने बेहतरीन अंदाज में इस्लाम के विषय पर अपनी बातों को रखा। बता दें कि मदरसा सैयदिना उस्मान लील बनात ने अपना 1 साल का सफर मुकम्मल किया, जिसमें उन्होंने बच्चियों को बेहतर तालीम देने की कोशिश की। इस मदरसे की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ बच्चियों को पढ़ाया जाता है और शिक्षक समेत स्टाफ भी महिलाएं हैं। वही इसको लेकर मुफ्ती अफान अब्बासी ने बताया कि हम लोग बच्चियों को दीनी तालीम के अलावा दुनियावी शिक्षा और कंप्यूटर का ज्ञान भी देते हैं। मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बच्चियों को मदरसा से जुड़े लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों
जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है। आज मैं यहाँ पर इस्लाम धर्म में ज्ञान की महत्वता के विषय में बात करने का अवसर प्राप्त कर रही हूँ। इस्लाम धर्म विश्वास का एक पहलू है जो ज्ञान की महत्वता को बहुत उच्च मानता है। कुरान में भी ज्ञान की महत्वता को बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। इस्लाम धर्म में ज्ञान का अध्ययन और सीखने की प्रेरणा दी है। ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति अपनी आत्मा को विकसित करता है और अच्छे विचारों का पालन कर समाज में सहयोगी बनता है। इस्लाम धर्म में ज्ञान की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि समाज के उत्थान और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। एक ज्ञानी समाज को अधिक उच्चतम स्थान पर ले जाता है और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। इसलिए हम सभी को भी इस्लाम धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देते हुए अपने जीवन को ज्ञान से परिपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आज हम आपको कुरान की अहमियत के बारे में बताएंगे। जी हाँ, कुरान पाक की बहुत बड़ी अहमियत है। ये अल्लाह का कलाम है जो इंसानों को हिदायत देने के लिए आया है। कुरान की तालीमात हमें अखलाकी और दीनी लिहाज से हिदायत देती है, हमें माशरा में बेहतरीन रवैये को अपनाने की राह दिखाते हैं। ये भी बताता है कि किस तरह हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इल्म को इस्तेमाल करें। कुरान में हमें मुख्तलिफ मौके पर किरदार अदा करने की तरबियत दी गई है। सही, कुरान की तिलावत करने से हम अपने दिलों को पाक रखते हैं और हमारी रूह को सुकून मिलता है। ये हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए राह दिखाता है। जन सुराज पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर अपने यात्रा में लगातार सक्रिय बने हुए हैं। साथ ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं। उनका मानना है कि मौजूदा समय में बिहार को कोई सही ढंग से नहीं संभाल रहा, इसलिए वे बिहार के सभी जिले में घूम घूम कर अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद आगामी चुनाव में पार्टी का झंडा गाड़ना है, लेकिन जनता उन्हें योग्य समझेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जैसे नेता अगर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला नहीं होने वाला है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव को मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी के माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है तेजस्वी यादव को। उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार की को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। कम से कम अभी जब जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है तो बिहार में कुछ नहीं तो कम से कम जिन विभागों के वो मंत्री हैं उसका दिशा ठीक कर दें। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालियों गलियों की दशा सुधार दें। देश की दिशा की बात करना उनके लिए हम लोग अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, पंचिंग एबव योर वेट। उनके कद से बहुत बड़ी बात है, अपनी बात करनी चाहिए। मैं इसको बड़बोलापन कहते हैं। बिहार में इस चीज का बड़ा आदत है लोगों को, जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है, लेकिन टीका टिप्पणी करनी होगी तो गांव में बैठ के इजराइल और फिलिस्तीन पर टीका टिप्पणी करेंगे। अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, अपनी पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। तो यहाँ के नेताओं को भी ऐसी आदत लग गई है। बेवकूफी को ही यहाँ पर लोगों ने जमीनी हकीकत मान लिया है। आप उसको जमीनी नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान है ना विषय का ज्ञान है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को यहाँ का समाज और पत्रकार और सारे लोग कहते हैं यही जमीनी नेता है। जो गाली गलौज करे, जो बदमाशी करे, रंगदारी करे, लूट करे, उसी को आप लोग कहते हैं ना यही बिहार में चलेगा। कोई सज्जन आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति अगर आ जाए
तो सब लोग मिलकर कहता है भैया बिहार में नहीं चलेंगे, और फिर उसके बाद आप ही गाना गाइएगा कि बिहार में कोई अच्छा आदमी आता नहीं है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।